नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक प्रश्न के साथ साथ बहुत सारे अतिरिक्त फैक्टों को भी कवर किया गया है, तो क्लास को पूरा देखिए। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीके के लिए दिया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में, वो किस टीके के लिए दिया गया था? डिप्थीरिया के लिए दिया गया था। किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए दिया गया था। और ये किसको दिया गया था? एमिल वान बेहरिंग को, एक जर्मन शरीर क्रिया विज्ञानी हैं, नाम याद रखिएगा, एमिल वान बेहरिंग। एमिल वान बेहरिंग थे, एक जर्मन शरीर क्रिया विज्ञानी थे, जिन्हें 1901 में डिप्थीरिया की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध जो वैक्सीन प्रयोग की जाती है वो बीसीजी प्रयोग की जाती है। क्या प्रयोग की जाती है? बीसीजी। ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी, क्षय रोग भी बोलते हैं। और इसमें बीसीजी का जो फुल फॉर्म है ये होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। बैसिलस कैलमेट गुएरिन, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का क्या कारण है? तो शरीर में जो कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है तो उसके कारण पथरी बनती है। क्या बनती है? पथरी बनती है। कैल्शियम की अधिक मात्रा से वृक्क में वृक्क स्टोन ऑक्सलेट का निर्माण होता है, जो पथरी के रूप में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सीहोर्सिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सीहोर्सिस रोग शरीर के किस अंग को? ये यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। और सीरोसिस यकृत के माध्यम से रक्त के जो सामान्य प्रवाह को क्या कर देता है? धीमा कर देता है, जिससे नसों में दबाव बढ़ जाता है, जो आंतों और प्लीहा से रक्त को यकृत में लाता है, जिससे पैरों और पेट में क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है। तो ये किसको प्रभावित करता है? यकृत को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे एंजियोरिज्म, ये दिल से संबंधित है। कार्डियोमायोपैथी, ये दिल से संबंधित है। मायोकार्डियल रैप्चर, ये दिल से संबंधित है। जो डिप्थीरिया है ये दिल से संबंधित नहीं है। डिप्थीरिया यह जीवाणु कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होने वाला संक्रमण है, और ये नाक और गले को प्रभावित करता है। नाक और गले को, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? तो एलिसा टेस्ट जो है, एलिसा टेस्ट से किसका परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट से एचआईवी का परीक्षण किया जाता है। किसका परीक्षण? एचआईवी का इम्यूनोसार्बेट जांच होती है। एलिसा का उपयोग चिकित्सा, पाइप रोग विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में दैनिक उपकरण में इसका उपयोग होता है। तो एलिसा टेस्ट में एचआईवी का परीक्षण होता है, और एचआईवी में क्या? इम्यूनोसार्बेट जांच होती है। और यदि हम एचआईवी की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो एड्स रोग है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? रोग प्रतिरोधक प्रणाली को। ये एचआईवी वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। और ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है, जिससे कमजोरी, और इसमें जो होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, डब्ल्यूबीसी जो होती है, उसका बहुत ज़्यादा क्षय करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्लुएंजा का कारण है। इन्फ्लुएंजा का क्या कारण है? इन्फ्लुएंजा जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखी पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? तो ये किस रोग के लिए? ये हैजा रोग के लिए। मौखिक पुनर्जलीकरण जो चिकित्सा होती है, एक प्रकार द्रव प्रतिस्थापन होती है। क्या होता है? द्रव प्रतिस्थापन होता है, जिसका उपयोग निर्जलीकरण को रोकने और इलाज के लिए किया जाता है। इसमें सोडियम और पोटेशियम युक्त पानी में नमक और चीनी की थोड़ी मात्रा मिलाकर दिया जाता है, जो पुनः निर्जलीकरण चिकित्सा पद्धति कहलाती है, पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा पद्धति कहलाती है। और इसमें किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है? तो हैजा रोग से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है। तो हम सभी को पता है कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं सूर्य के प्रकाश में, वो यदि डायरेक्ट हमारे शरीर में पड़ गए तो चर्म कैंसर की संभावना हो सकती है। इन अल्ट्रावायलेट किरणों को जो ओजोन परत होता है उसके द्वारा रोक लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। लुई पास्चर ने किसका आविष्कार किया था, तो ये हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने किसका किया था, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा का। और यदि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने किसका, पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये भी याद रखिएगा, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र बोला जाता है। तो मानव शरीर का जो रक्षा तंत्र बोला जाता है वो श्वेत रुधिर कोशिका को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, श्वेत रुधिर कोशिका में प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो संक्रामक रोगों से शरीर को रक्षा प्रदान करती है। और यदि हम लाल रुधिर कोशिका की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो हमारे शरीर के तंतुओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, लाल रुधिर कोशिका। ये अस्थि मज्जा की बात करें तो स्टेम कोशिका और प्लेटलेट्स उत्पन्न करता है। और प्लेटलेट्स में क्या होता है, क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनियों को ठीक करता है। तो इस तरह से हमने चारों को देख लिया। और यहाँ पे जो रक्षा तंत्र को प्रभावित करता है कौन करता है, श्वेत रुधिर कोशिका WBC। नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। तो जो मलेरिया रोग होता है वो मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से, मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया मनुष्य और अन्य जीवों में परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होने वाला मच्छर जनित संक्रमित रोग है। तो ये कैसा वायरस होता है, ये परजीवी प्रोटोजोआ होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है। डिप्थीरिया और पोलियो को किससे रोका जा सकता है, तो ये टीका प्रतिरक्षण से रोका जा सकता है। डिप्थीरिया और पोलियो को टीका प्रतिरक्षण से रोका जा सकता है। और डिप्थीरिया एक संक्रामक वह रोग है जो कोराइन बैक्टीरिया डिप्थीरिया के कारण होता है। कौन से जीवाणु के कारण होता है, नाम याद रखिएगा, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। और इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें तीव्र ज्वर आता है और श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, श्वास संबंधी बीमारी इसमें आती हैं। और यदि पोलियो की बात करें तो ये भोजन व जल के साथ शरीर में प्रवेश करने वाला वायरस होता है। पोलियो जो मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे हाथ और पैरों में लकवा संबंधी बीमारी आती है। आजकल इस बीमारी से काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है टीकाकरण के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है, तो एड्स जो होता है वो विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणु से। और कौन से विषाणु से होता है, HIV वायरस से। HIV वायरस से एड्स होता है। BCG टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में किया जाता है, तो BCG टीके का प्रयोग हम तपेदिक में करते हैं। तपेदिक, क्षय रोग, TB, ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा करते हैं, जो BCG टीके के द्वारा प्रतिरक्षण प्रणाली को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, तो एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किए थे जोनास ई साल्क ने किया था। किसने किया था, जोनास ई साल्क ने किया था। और यदि रॉबर्ट कोच की बात करें तो इन्होंने हैजे के टीके का खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। हैजे के टीके की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। और यदि लुई पास्चर की बात करें तो ये हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की थी, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ एंटी पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो जोनास ई साल्क ने किए थे। पायरिया रोग किससे संबंधित है, तो पायरिया रोग जो है वो मसूड़ों से संबंधित है। पायरिया रोग किससे संबंधित है, मसूड़ों से। मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव और मवाद इत्यादि इस तरह की समस्याएं आती हैं पायरिया रोग के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है, तो इंसुलिन किस रोग से पीड़ित को दिया जाता है, वो मधुमेह रोग से पीड़ित को दिया जाता है।
और यदि हम इंसुलिन की बात करें तो यह एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता है और रक्त में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ग्लूकोज के को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। मधुमेह रोगी को दिया जाता है यदि कमी होती है तो। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा रोग टाइफाइड से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा रोग टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो ये आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होता है। और टाइफाइड को मियादी बुखार भी बोला जाता है और इसमें तीव्र ज्वर होती है, दुर्बलता आती है और यदि इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि ये है तो आंत में छेद होने का भी खतरा रहता है। तो ये भी याद रखिएगा, टाइफाइड। इनमें से कौन सा फल सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं? तो इनमें से कौन से फल यदि मधुमेह से पीड़ित हैं तो अमरूद का सेवन बहुत स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अमरूद खाने से। देखते हैं, बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? तो बैक्टीरिया के विरुद्ध जो एंटीबायोटिक होता है वो किस तरह का कार्य करता है? तो ये बैक्टीरिया के जो जैव रासायनिक मार्ग होता है उनको अवरुद्ध कर देता है, उनको डैमेज कर देता है। इस तरह से बैक्टीरिया के विरुद्ध ये एंटीबायोटिक काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? तो ये मच्छर से फैलता है। किसके द्वारा? मच्छर से। याद रखिएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस के मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, जिसे रेबीज भी बोला जाता है। और इसमें ये जो प्रभावित अंग होता है इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और पानी से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको पानी से अत्यधिक डर लगने लगता है। मांसपेशियां तथा श्वसन तंत्र में लकवा, बेहोशी, बेचैनी इत्यादि जैसी समस्याएं आती हैं और इसको रेबीज भी बोला जाता है। तो कुत्ते के काटने से कौन से? हाइड्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी मानव में मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है। किसी मानव के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है? तो यूरिया पाया जाता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक होता है और यह रवेदार जहरीला ठोस पदार्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का तापमान जो है सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का श्रावण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का श्रावण करती है? तो ये लैक्रिमल है। कौन सी ग्रंथि है? लैक्रिमल ग्रंथि होती है। और ये जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है प्रत्येक कक्षा के ऊपरी पार्श्व क्षेत्र में स्थित रहती है। और जो अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं ये बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अश्रु ग्रंथि का श्रावण कौन करता है? लैक्रिमल ग्रंथि। नेक्स्ट देखते हैं, त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये मेलानिन वर्णक होते हैं। मेलानिन वर्णक ये त्वचा के आसिताड़ू नामक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। तो ये भी याद रखेगा, आसिताड़ू नामक कोशिका के अंदर पाया जाता है और उसी के कारण त्वचा का रंग की उपस्थिति का कारण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुतली का एक हिस्सा है। पुतली किसका हिस्सा है? तो पुतली जो है मानव नेत्र का हिस्सा होता है और ये आयरिस के केंद्र में मौजूद काले घेरे को ही हम पुतली बोलते हैं। जो आयरिस के केंद्र में मौजूद काला गोला होता है उसे पुतली या नेत्र तारा बोलते हैं। और पुतली क्या करती है? नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। बहुत महत्वपूर्ण काम होता है इसका। तो यहाँ पे पुतली किसका? मानव नेत्र से संबंधित हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, उपकला ऊतक को कहा जाता है। तो यदि हम ऊतकों की बात करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं ऊतक क्या होता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। और इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो यहाँ पे जो संरक्षी ऊतक होते हैं इसको उपकला ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये 4 ऊतक होते हैं। और यदि ऊतकों के अध्ययन की बात करें तो इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक हार्मोन जिसका स्राव केवल स्त्री के शरीर में होता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोजेस्टेरॉन होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान इसकी भूमिका रहती है। तो ये केवल महिलाओं में होता है, ये हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स है। नेक्स्ट देखते हैं,
इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो इंसुलिन का स्राव जो होता है वो अग्नाशय से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से होता है। और इंसुलिन जो होता है अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर संबंध है? तो ये किससे संबंध है? तो ये लैमार्क से संबंध है। किससे संबंध है? लैमार्क से, जिन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। और लैमार्क ने 1806 में जो इनकी पुस्तक है फिलोसफी जुलोसिक नामक पुस्तक में, इसमें उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का सिद्धांत दिया था, जिसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत बोला जाता है। और लैमार्क के जो सिद्धांत हैं उनको लैमार्कवाद बोला जाता है, तो ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वंशानुगत रोग जिसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता, जिसके चलते एक मामूली कट के कारण होने वाले रुधिर स्राव से प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस रोग को क्या कहा जाता है? तो इस रोग को कहा जाता है हीमोफीलिया। इस रोग के कारण ये एक ऐसा विकार होता है जिसमें रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं बनता है, और यदि थोड़ा बहुत भी चोट लग गई, ब्लड का निकलना शुरू होता है, तो उस रुधिर स्राव वो रुधिर रुकता नहीं है और ज़्यादा मात्रा में निकल जाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये कौन सा रोग है? हीमोफीलिया, वंशानुगत रोग है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किससे प्रस्तावित है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था, और इनके सिद्धांतों को डार्विनवाद भी कहा जाता है। और इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत अथवा डार्विनवाद के रूप में इसे जाना जाता है। तो किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। नेक्स्ट देखते हैं, आमतौर पर वर्णधानता क्या है? जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये एक आनुवांशिक प्रकृति होती है, और इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध ही नहीं होता है। लाल और हरे कलर में उनमें अंतर नहीं समझ में आता। तो ये कौन सा रोग है? एक आनुवांशिक प्रकृति है, कलर ब्लाइंडनेस। योग्यतम की उत्तरजीविता को किसने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में शामिल किया था? तो ये किसने किया था? ये डार्विन ने किया था। डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता को अपने क्रम विकास के सिद्धांत में इसको पेश किया था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो यह भी हमने चर्चा किया था। जो वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस है, उससे पीड़ित व्यक्ति को कलर का बोध नहीं होता है, उसको लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरे रंग की तरह दिखाई देता है। लाल रंग हरा रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव पुरुषों में जो लिंग क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? XY होते हैं। और वे जो होते हैं X और Y गुणसूत्र वाले दो प्रकार के युग्मक बनाते हैं। X और Y गुणसूत्र वाले दो प्रकार के युग्मक बनाते हैं, तो ये भी याद रखेगा। और यदि महिलाओं के लिंग क्रोमोसोम की बात करें तो वो XX होते हैं। तो यहाँ पे जो पुरुष पूछा है XY। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है, तो सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है वो डाली है। डाली एक भेड़ है जो 1996 में 1996 में क्लोनिंग से पहली भेड़ डाली को तैयार किया गया था। तो डाली क्या है? भेड़ है एक। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? तो क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कायिक प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है। और क्लोनिंग क्या कहलाता है? ये अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना। अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना क्लोनिंग कहलाता है। और इसके जो क्लोन होता है वो जनक से शारीरिक और आनुवांशिक रूप से समरूप होता है। जो उसके गुण होते हैं जनक के, वही गुण इसमें आ जाते हैं। प्रतिरूप होता है, समरूप होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पेंसिलिन के आविष्कारक थे? तो पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाती है। निषेचन के पश्चात एकल कोशिका क्या कहलाती है? वो युग्मनज कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मनज। युग्मनज कहलाते हैं। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है। थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है, वो क्या प्रभावित करता है? वो रुधिर को प्रभावित करता है। बच्चों के माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला ये रक्त रोग है, वंशानुगत रोग है। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए का क्या आशा है? तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स नामक सरल अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं से बना हुआ एक बहुलक होता है। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स नामक सरल अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं से बना हुआ बहुलक होता है। तो इस तरह से जीव विज्ञान के हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और इसके बहुत सारे और भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।